तो अब आता है नेक्स्ट, ओपी पॉइजनिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2-3 बार तो पूछा ही गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्या ही पूछते हैं, मैकेनिज्म एक्शन पूछते हैं, क्लिनिकल फीचर पूछते हैं, ट्रीटमेंट पूछते हैं और पोस्टमार्टम फाइंडिंग पूछते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ओपी पॉइजनिंग, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है ये मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, सबसे पहले इंसेक्टिसाइड है इंडिया में। और ये क्या है, दे फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सुसाइडल पॉइजनिंग। ठीक है, सुसाइडल केसेस से ज़्यादा मिलते हैं, तो इंसेक्टिसाइड है और सुसाइडल पॉइजन है। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एल्काइल फॉस्फेट और एराइल फॉस्फेट। ठीक है, एल्काइल फॉस्फेट के अंदर आते हैं डिमीफॉक्स मैलाथियोन, और एराइल फॉस्फेट के अंदर आते हैं पैराथियोन या फिर मिथाइल पैराथियोन। ठीक है, दो दो नाम याद कर लेना, एल्काइल फॉस्फेट, एराइल फॉस्फेट, डिमीफॉक्स मैलाथियोन, और एराइल फॉस्फेट है पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन। ठीक है, फिर आते हैं टॉक्सिकोकाइनेटिक कि कैसे क्या ये एब्जॉर्ब होता है। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड है ना, वो सारे जितने भी अपने बॉडी के पोर्टल्स हैं, ठीक है, स्किन हो गया, कंजक्टिवा हो गया, इनहेलेशन हो गया, आई हो गया, कहीं से भी हर जगह से ये एंटर कर सकता है। ठीक है, इनहेलेशन भी इसका हो सकता है, इंजेक्शन भी होता है, सब तो है ना, हर हर पोर्टल ऑफ एंट्री से ये आ सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू ऑल द पोर्टल्स ऑफ एंट्री। ठीक है, फिर आता है मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेटेज आर द पावरफुल इनिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का इनिबिटर है। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलिन अब टूटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा कि एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगी, पैरालिसिस ऑफ द नर्व और मसल हो जाएगी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया ये। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर में। क्लिनिकल फीचर एक तो इस वजह से आएगा कि जो आप एसिटाइल कोलिन है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ठीक है, तो अब वो जो जिस रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा पहले आता है मस्करेनिक इफेक्ट, मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, तो ये इसकी ट्रिक है स्लज। ठीक है, तो सेलाइवेशन, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रैम्प देखेंगे और एमएसएस। ठीक है, तो स्लज से याद कर लेना है 5 सिम्टम, 6 सिम्टम। ठीक है, और इसमें वही जितने भी सिक्रीशन है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जितने भी पैरासिम्पैथेटिक वाले याद आ रहे हैं वो लिख सकते हो। तो ये हो गया मस्करेनिक इफेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है निकोटिनिक इफेक्ट। निकोटिनिक में क्या होगा, ड्यू टू ऑटोमेटिक गैंग्लियन एंड सोमैटिक मोटर इफेक्ट रिजल्टिंग इन फेसिकुलेशन, वीकनेस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, पैरालिसिस। तो निकोटिनिक इफेक्ट में लिख देना वीकनेस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और पैरालिसिस। ठीक है, तो दो इफेक्ट हो गए, मस्करेनिक इफेक्ट और निकोटिनिक इफेक्ट। अब दूसरा आता है सीएनएस पे क्या इफेक्ट जाता है। तो सीएनएस में वही, सीएनएस को क्या करेगा ये, रेस्टलेसनेस, हेडेक, ट्रिमर्स, ड्राउजीनेस, डिलीरियम, स्लर्ड स्पीच, एटेक्सिया और कन्वल्सन। ठीक है, तो ये इसने सीएनएस पे इफेक्ट डाला, रेस्टलेसनेस होती है, हेडेक होती है, ट्रिमर्स, ड्राउजीनेस, डिलीरियम, स्लर्ड स्पीच, एटेक्सिया, कन्वल्सन। ठीक है, तो ये इसने अपने ब्रेन पे इफेक्ट डाला। तो 3 इफेक्ट हो गए इसमें, मस्करेनिक इफेक्ट, निकोटिनिक इफेक्ट और सीएनएस इफेक्ट। ठीक है, तो इन सब के सारे सारे क्लिनिकल फीचर लिख देना, और करीबन इसमें 1 पेज भर जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ लिख देना। फिर डेथ इज़ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, जो पैरालिसिस हो जाता है रेस्पिरेटरी मसल का तो उस वजह से डेथ होती है। ठीक है, और अदर साइन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैरोसिन ओडोर होती है इसमें, पिन पॉइंट प्यूपिल मिलेगी, इसमें मियोसिस मिलता है तो पिन पॉइंट प्यूपिल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर जो है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, तो ये जो है 3 अदर जो है अपन को साइन मिलेगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिए क्लिनिकल फीचर। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले कोलिनेस्टेज एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कैसे देखेंगे, आरबीसी कोलेस्टेज लेवल लेस देन 50%। तो आरबीसी के अंदर कोलेस्टेज की क्वांटिटी 50% तक कम हो जाएगी। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से करते हैं पी नाइट्रोफिनॉल टेस्ट। तो ये डायग्नोस्टिक 3 टेस्ट लिखे हैं, तो थोड़ा दिमाग में रख लेना। फिर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अपना ट्रीटमेंट, के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले डीकॉन्टिमिनेशन। इन केस ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट द पेशेंट इज स्ट्रिप्ड एंड वॉश्ड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर। तो अब क्या करते हैं कि जो सबसे पहले उसके जो सारे क्लोथ्स उतारते हैं, जहाँ जहाँ भी उसका कांटेक्ट हुआ पॉइजन से उसको अपन साफ़ करते हैं। फिर इन केस ऑफ इंजेक्शन स्टमक वॉश इज डन। ठीक है, अगर वो इंजेक्शन कर दिया तो अपन गैस्ट्रिक लवाज वगैरह करते हैं। फिर एक्टिवेटेड चारकोल जो है बेनिफिशियल है, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला अपन ने क्या कर दिया, डीकंटेमिनेशन, जो भी जितना भी पॉइजन था अगर उसके बॉडी में जो भी बचा हुआ है उसको अपन हटा रहे हैं। ठीक है, फिर आते एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एब्जॉर्ब हो चुका है पॉइजन उसको हटाना है। तो सबसे पहले एट्रोपिन जो है वो अपन जो है एंटीट्यूड की तरह इसमें काम आता है ओपीसी पॉइजनिंग में। तो एट्रोपिन इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन कि अब एसिटाइल कोलिन को जुड़ने नहीं देगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन भले ही ज़्यादा हो पर जुड़ने नहीं देगा। पर जो एट्रोपिन है ना, पोस्ट सिनेप्टिक मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, जो ऑलरेडी एसिटाइल कोलिन बाइंड हो चुका है तो उस पर अब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जो पहले से मसल वीकनेस पैरालिसिस हो चुका है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो फर्दर आगे एग्रावेटिंग इफेक्ट होने वाला था एसिटाइल कोलिन का वो नहीं होने देगा। ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। क्यों, क्योंकि पोस्ट सिमेट्रिक मस्कुलर रिसेप्टर पे जुड़ता है।
फिर इसकी डोज क्या लेंगे, 102 ml IV लेते हैं इन एवरी 15 मिनट, ठीक है। अपन ने फार्मा में पढ़ा था कि 1 से 2 ml लेते हैं, हर 15 मिनट में देते हैं जब तक साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन नहीं आता। साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन मतलब कि जो सीक्रीशन है वो सूख नहीं जाते ड्राई, और प्यूपिलरी डायलेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब तक ड्राइनेस नहीं हो जाएगी ब्रोंकियल सिक्रीशन की या फिर प्यूपिलरी डायलेशन नहीं हो जाएगा, जब तक अपन एट्रोपिन देते रहेंगे। एट्रोपिन अगर अपन ने ज़्यादा दे दिया तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एंटीडोट में क्या हो गया, एट्रोपिन। फिर प्रालिडोक्साइम है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्साइम है, मतलब ऑक्साइम है ये, विच हेल्प्स टू रीजनरेट एसिटाइल कोलेस्ट्रेज एट द मस्करेनिक एंड निकोटिनिक एंड CNS साइट। तो ये क्या करता है, वही अपन को याद होगा, वो एंजाइम का स्ट्रक्चर याद होगा कोलेस्ट्रेज का। तो वो उस एंजाइम में जो ये OPC जुड़ जाता है, रिवर्सिबल जुड़ता है, तो जो प्रालिडोक्साइम है वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना लेता है इससे OPC से, तो वो जो एंजाइम है उसको फ्री कर देता है, ठीक है। तो एंजाइम का इनिबिशन कम हो जाएगा, तो प्रालिडोक्साइम देता है 1 से 2 ग्राम IV गिवन ओवर 30 मिनट, ठीक है। तो 1 से 2 ml है एट्रोपिन, 1 से 2 ग्राम है ये प्रालिडोक्साइम, ठीक है। तो दोनों पढ़ ले, एट्रोपिन प्रालिडोक्साइम। अब सपोर्टिव मेजर में क्या, वही IV फ्लूइड दे देंगे जो भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, ऑक्सीजनेशन, इंट्यूबेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे देंगे अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है। फिर पैरासिम्पथोमिमेटिक, फिनोथियाजीन, एंटीहिस्टामिनिक और ओपिएट्स आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये सारी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ये सारी नहीं देनी क्योंकि ये और ज़्यादा एग्रेवेट कर देंगे इनके सारे सिम्टम्स को, ठीक है। फिर क्या क्या डिलेड सिम्टम होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लिनिकल फीचर खत्म हो गए। अब आता है डिलेड सिम्टम, क्या दिखेगा बाद में, क्या दिखेगा। सबसे पहले इंटरमीडिएट सिंड्रोम में आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं डिलेड सिंड्रोम। इंटरमीडिएट मतलब 1 से 4 दिन में पॉइजनिंग के बाद क्या इफेक्ट दिखेगा। तो वही जो भी एसिटाइलकोलिन जुड़ चुका होगा उसी से मसल वीकनेस दिखेगी, पैरालिसिस हो जाएगा, वीकनेस ऑफ फ्लेक्सर मसल ऑफ द नेक, प्रॉक्सिमल लिम्ब है वहाँ पर भी वीकनेस हो जाएगी, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो ये सब वही मसल वीकनेस यही सब चल रहा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट सिंड्रोम क्यों हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छे से ना हुआ हो, तो अभी भी जो है एसिटाइलकोलिन उसके अंदर घूम रहा हो, ठीक है। फिर आता है डिलेड सिंड्रोम। डिलेड सिंड्रोम मतलब कि अब 1 से 4 दिन बाद था, 1 से 4 वीक बाद क्या दिखेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर दिया, नर्व को इसने पूरी तरह कमजोर कर दिया, तो उस वजह से फ्लैसिड वीकनेस रहेगी, ठीक है। एट्रोफी ऑफ डिस्टल लिम्ब, अब नर्व सप्लाई नहीं पहुंच रही तो जो है डिस्टल लिम्ब की एट्रोफी होने लगेगी, ठीक है। तो ये सब है, तो मतलब 2 हेडिंग डाल देना, इमीडिएट इंटरमीडिएट सिंड्रोम और डिलेड सिंड्रोम। अब आते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग के, मतलब जो है कि जैसे इंसेक्टिसाइड है वो रोज़ छिड़क रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डोज उसके अंदर थोड़ा रोज जा रहा है, तो क्या हो सकती है, पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, जैसे पैरास्थीसिया, मसल कैम वीकनेस, ये सब हो जाएगा। CNS इफेक्ट में ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं है, ये 3 पॉइंट है कि डिलेड सिम्टम में, एक तो इंटरमीडिएट सिंड्रोम, डिलेड सिंड्रोम और क्रॉनिक पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। फिर अब आते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग, या आखिरी आखिरी जो हेडिंग है जो पूछी जाती है पेपर में। तो सबसे पहले ऑटोप्सी फाइंडिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ कैरोसिन, ठीक है। कैरोसिन की ऑर्डर देखिए, गार्ली की ऑर्डर ये मत करो, ये ऑर्डर ऑफ कैरोसिन कर लो। फिर फ्रॉथ एट द माउथ एंड नोस्ट्रल, तो अपन को फ्रॉथ दिखेगा माउथ और नोस्ट्रल में, ठीक है। साइनसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखेगा, साइनसिस देख रहा है, और कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपल देखेगी, ठीक है। पिन पॉइंट प्यूपल इसका फीचर होता ही है। तो क्या क्या 4 ऑटोप्सी फाइंडिंग मिल ली, ऑर्डर ऑफ कैरोसिन, फ्रॉथ एट माउथ एंड नोस्ट्रल, साइनोसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज और कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपल, ठीक है। अब आता है इंटरनल फाइंडिंग में क्या देखेगा, तो सबसे पहले कंजेशन ऑफ GI ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट में कंजेशन देखेगा और विसरल कंजेशन देखेगा, ठीक है। कंजेशन तो भाई हर जगह ही कर देना जहाँ भी मन करे। पल्मोनरी एंड सेरेब्रल एडिमा देखेगा। इफ द बॉडी इज अटैक्ड बाई इंसेक्ट दे में डाई ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। अगर इंसेक्ट ने उस जो डेड बॉडी है या फिर उस बंदे की उस घर पे इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, तो वही इंसेक्टिसाइड से मर जाएगा वो, ठीक है। OPC डिलेस प्यूट्रिफेक्शन हैंस कैन बी डिटेक्टेड इवन इन डिकम्पोज्ड बॉडी, तो ये प्यूट्रिफेक्शन को भी डिले करता है, तो इससे जो बॉडी है डेड मतलब कि तब उसमें भी डिटेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस में, क्या एक्यूट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डेथ ड्यू टू OPC अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भाई फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस हो गया कि इससे भाई बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग से बहुत ज़्यादा डेथ होती है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो है वो इजीली अवेलेबल है एंड चीप सुसाइडल पॉइजनिंग इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में लिख देना कि भाई एक्यूट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग जो है बहुत ही ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इसलिए होती है क्योंकि बहुत चीप है और इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। फिर आता है फेटल डोज, ठीक है। फेटल डोज और फेटल पीरियड मतलब पूछा जाता है, तो फेटल पीरियड तो 24 घंटे ही है, ठीक है। और फेटल डोज दो लोगों का अलग है, जैसे TPP हेम्प, तो सबसे पहले क्या, पैराथियोन का 80 मिलीग्राम कर लो, और मेलाथियोन जो है उसका 1 ग्राम कर लो, ठीक है। क्या, पैराथियोन का 80 मिलीग्राम और मेलाथियोन का 1 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया अपना OPC पॉइजनिंग, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, पर यह है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसको कर लेना। थैंक यू।